चलिए आज हम समांतर श्रेणी को शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्लास 10 का एनसीईआरटी जो मैथ है उसका 5वां पार्ट है और आज हम लोग समांतर श्रेणी जिसको हिंदी में अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और उसको शॉर्टकट में अर्थमेटिक से ए और प्रोग्रेशन से पी को लिया गया है। ठीक है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता, इसका मतलब बस सिंपल सा होता है कि जो भी श्रेणी है, जो भी आपका श्रृंखला रहता है वो क्या रहता है, एकदम समांतर रहता है। जिस प्रकार से एक सीढ़ी उसमें जो हम लोग सीढ़ी चढ़ने के लिए जो डंडियों का प्रयोग किया जाता है, ये सब वहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच के जो दूरी रहता है, यहाँ के बीच की दूरी ये बिल्कुल यहाँ पर और यहाँ पर सब बराबर रहता है। वैसे श्रृंखला को सिस्टम से सजाया हुआ श्रृंखला को ही क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिस्टम से सजाया हुआ मतलब जैसे कि ये बोलेंगे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, इस प्रकार से। तो ये एक श्रेणी है, यह एक श्रृंखला है और ये सिस्टम से सजाया हुआ है। कैसे बोलेगा? तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, इस प्रकार से। तो इसे हम एपी बोल सकते हैं। ठीक है, यह एक सिस्टम से सजाया हुआ श्रृंखला है। पर एक सिस्टम से मतलब जिसका मतलब क्या बोलेंगे, कोई तरीका से ही नहीं, एकदम कहीं से भी 1 है, 5 है, 3 है, 2 है, 8 है, क्या इसे हम एपी बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह जो है सिस्टम से सजाया हुआ नहीं है, तरीका से सजाया हुआ नहीं है। तो वही इसी प्रकार से हम लोग एक परिभाषा निकाल सकते हैं, वैसा अनुक्रम जिसको हम जो एक नियम से सजाया हुआ हो। ठीक है, जो नियम से सजाया हुआ उसको हम लोग समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। तो इस नियम से है कि नहीं है उसको चेक कैसे किया जाता है, और इन सब के बारे में हम लोग इस पार्ट में बढ़िया से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 4, 8, 12, 16 यही सब एपी है और जो सिस्टम से सजाया हुआ नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं? यह एपी नहीं है। तो ये जो है, ये सबको जो पद सब आया है इस सब में पहला पद 4 है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 12 है, चौथा पद 16 है। तो यहाँ पर पद सबको, ठीक है, आप टर्म्स भी बोल सकते हैं या फिर ए भी बोल सकते हैं। टी मतलब टर्म्स और ए मतलब तब। तो एक बुक में ए ही का प्रयोग किया गया है तो ए ही बोलते हैं हम। चलिए, तो इस प्रकार से जो जैसे कि फिर से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एक एपी को, जैसे कि एक एपी जो सिस्टम से सजाया होना चाहिए। तो एक एपी मैं ले लेता हूँ, जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसे करके यह एक एपी है। बहुत दूर, कितना दूर भी गया है। तो यहाँ पर जो पहला रहता है ये पहला पद है, इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद इसका हम बोल सकते हैं टर्म्स 1, इंग्लिश में टर्म्स 1, और या फिर बोल सकते हैं इसको A1 या ए बोल सकते हैं ना। फिर ये जो है 4, ये दूसरा पद है, द्वितीय पद है कि नहीं, इससे हम बोल सकते हैं द्वितीय पद। मतलब इसका हम बोल सकते हैं क्या? A2 दूसरे नंबर पर है, उसी हिसाब से हम इसको क्या बोल सकते हैं? A3 बोल सकते हैं। इस हिसाब से इसको क्या बोल सकते हैं? A4 ऐसा बोल सकते हैं। पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4। वैसे ही जब बहुत सारा पद हमको पता नहीं है कितना पद है, यहाँ पर n मतलब नेचुरल नंबर कोई भी संख्या आ सकता है। यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार से जब बहुत सारा पद रहता है तो इसको बहुत सारा पद से दिखाया जाता है। इस प्रकार से एक एपी का निर्माण होता है। ठीक है, एपी में क्या होता है? ये प्रथम पद होता है, द्वितीय पद होता है, तृतीय पद होता है, ऐसे करके बहुत सारा पद होता है जिसको एन कहा जाता है। ठीक है, यही एपी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब बोलेगा कि जांच एपी है कि नहीं है, ये कैसे निकाला जाता है? तो एपी है कि नहीं है मतलब सिस्टम से सजाया हुआ है कि नहीं है, उसको चेक करने का बस एक ही तरीका होता है कि इन दोनों के बीच का अंतर, जैसे कि एक सीढ़ी का उदाहरण देकर के बताया कि इन दोनों के बीच की दूरी अगर यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो ये भी यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर ही है। मतलब अंतर समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से यहाँ अंतर समान होना चाहिए, यहाँ के बीच में अंतर समान होना चाहिए। यदि अंतर समान है तो मतलब क्या है? यह एपी है, और अगर अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं है। इस ऐसे ही चेक किया जाता है एपी है कि नहीं है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर चेक किया जाता है डी निकाल करके। निकाला जाता है डी से। डी क्या होता है यहाँ पर? मतलब होता है सार्व अंतर से। सार्व अंतर, इसका सार्व अंतर डी, सार्व अंतर, इसी को ही छोटा
डी से दिखाया जाता है। ठीक है, यही सार्वअंतर से जांच किया जाता है कि यह एपी है कि नहीं है। सार्वअंतर में क्या होता है, सार्वअंतर में हम निकाल सकते हैं कोई भी अनुक्रम में, मतलब जैसे कि यहाँ पर यह मतलब कोई एक एपी है, इसमें सामने सामने वाला पद को, ऐसा नहीं कि A3 और A2 A1, ऐसा नहीं, A1 लिए हैं तो A2 लेना पड़ेगा, A2 नहीं तो A3, A3 नहीं तो A4, A5 नहीं तो A6, सामने सामने वाला दो ठो पद को लेना पड़ता है। ठीक है, तो डी निकाला जाता है सार्वअंतर कैसे, कोई भी आगे वाला पद से उसके पीछे वाला पद को घटा करके डी निकाला जाता है। ठीक है, डी को निकाला जाता है जैसे कि यहाँ से यहाँ पर का हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा पद से पहला पद को घटा देंगे तो भी निकलेगा। हम डी ऐसा भी निकाल सकते हैं, A3 से A2, लेकिन हम ऐसा यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, फिर दूसरा जगह भी चेक करेंगे तो यहाँ का अगर अंतर समान आया, 2 आया, तो यहाँ भी 2 ही आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी कहीं भी चेक करेंगे तो वो 2 ही आया, मतलब समझ जाइए कि उसके बीच के जो अंतर है समान है। और यह एक सिस्टमेटिक ढंग से तरीका से अनुक्रम किया गया है, सजाया गया है, मतलब यह एक एपी है। इस तरह से चेक किया जाता है। ठीक है, और इस तरह से चेक किया जाता है, आप लोग समझ में आ गया। और एक बार यहाँ पर याद रखिएगा ये जो डी होगा, ठीक है, ये जो डी निकलेगा वो प्लस भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे पिछले वाला हम लोग बात किए थे, उसमें डी भी विविक्त कर निकाले थे ना, उसमें डी वास्तविक मूल हो रहा था, आभासी मूल हो रहा था, बराबर मूल हो रहा था। ये विविक्त कर नहीं समझ लीजिएगा इसको, यह है सार्वअंतर। आगे वाले पार्ट में हम लोग इसमें हम लोग इसको नाम दिए हैं सार्वअंतर डी। और डी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, अंतर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी। अगर हम लोग का इस तरह से एपी दिया रहेगा, ऐसे उल्टा तरफ से दिया रहेगा, जैसे कि रहेगा 8 6 4 2, इस तरह से एपी दिया रहेगा। तो जब हम इसको चेक करेंगे, ये वाला इस एपी को इस तरह से एपी दिया रहेगा, और इसमें जब हम लोग डी चेक करेंगे तो 6 में से 8 घटाना होगा हमको, है कि नहीं। A2 में से A1 को घटाना होगा, तो मेरा माइनस का 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए माइनस भी आ सकता है, 0 भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, और एपी में आपको पता चल गया, एपी में जो टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, उनको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद कहा जाता है, और एक सार्वअंतर होता है जिसको डी कहा जाता है। यही पद ए, ठीक है, इसका पद जो होता है ए और ये डी पद और ये सार्वअंतर, इसे एपी का व्यापक रूप कहा जाता है। इसे एपी का व्यापक रूप कहा जाता है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा इस बात को, एपी का व्यापक रूप किसको कहा जाता है, एपी का व्यापक रूप किसे कहा जाता है, ए को, टर्म्स को, और डी को, व्यापक। इसके बिना एपी को हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते, इसीलिए व्यापक स्टैंडर्ड इसको बोला गया है। ठीक है, एपी का व्यापक रूप कहा गया है। ये सब ऑब्जेक्टिव, आजकल ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए और कुछ जान लेते हैं एपी के हम लोग बारे में। एपी में, ठीक है, कोई भी एपी दिया रहता है, जैसे कि हम एक एपी ले लेते हैं, कोई भी एपी हम एक ले लेते हैं, इसमें कोई भी कुछ भी संख्या हो सकता है। हम टर्म्स 1 टर्म्स 2 मतलब पहला पद, A2 A3 ऐसा करके ले लेते हैं, A10 तक ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, A10 तक। और एक एपी इस प्रकार से भी होता है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा कोई एपी दिया रहेगा A1 A2 A3, ऐसे सिर्फ डॉट से लिखा रहेगा और उसका कोई भी अंतिम पद नहीं रहता है। इसमें एक अंतिम पद है, देखिए ये A10 क्या है, इतना दूर तक ही हमको जाना है, हमको अंतिम पद दिखाई दिया है, लेकिन इस एपी में हमको अंतिम पद नहीं दिखाई दिया। यहाँ कितना दूर तक जाना है ये हमको नहीं पता है कि नहीं। तो इस प्रकार से जिसका अंतिम पद दिया हुआ रहता है, अंतिम पद दिया हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग परिमित एपी। परिमित एपी जिसमें अंतिम पद दिया रहता है उसको क्या बोलते हैं, परिमित एपी। और जिसमें अंतिम पद नहीं दिया रहता है, अंतिम पद नहीं दिया रहता, अंतिम पद नहीं दिया रहता, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमित, उसको बोलते हैं
अपरिमित एपी। तो जिसमें अंतिम पद दिया रहता है उसको परिमित एपी, जिसमें अंतिम पद नहीं दिया रहता है उसको अपरिमित एपी। ठीक है, परिमित एपी, अपरिमित एपी, इसका व्यापक रूप क्या क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, विविध सर्वांतर क्या होता है, इन सब हम लोग एपी के बारे में कुछ जानकारियाँ था जो हम लोगों ने सीख लिया। एपी में और कुछ बातें जानने की ज़रूरत पड़ता है और वो क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि कोई भी एक एपी है, एपी हमको पता नहीं है, ठीक है, एपी हमको पता नहीं है और उसमें आपको सिर्फ बोलेगा कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपका जो पहला पद होता है ए, वो दिया हुआ है आपका, कोई भी दिया हुआ है, कितना ले, चलिए ए ले लेते हैं, यानी कि 10। पहला क्वेश्चन को ले लेते हैं, दूसरा का पहला क्वेश्चन को, ठीक है। आपका ए दिया हुआ है और डी आपको दिया हुआ है, डी दिया हुआ है आपका 10, पहला पद भी आपका 10 है और उसका डी भी सर्वांतर जो होता है वो भी 10 है। तो क्या आप इसका एक एपी बना सकते हैं? क्या आप इसका एक एपी बना सकते हैं? एपी इसका बना सकते हैं? यदि बना सकते हैं तो बनाओ बोलेगा, बनाने के लिए बोलेगा। तो हम किस प्रकार से इसका एपी बना सकते हैं, तो इसमें हमको एपी कैसे बनाना है, एपी कैसे बनाना है ये देखते हैं। तो एपी में हम लोग को पता रहता है कि एपी में ये A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, ऐसे ऐसे करके AN तक होता है, कोई पद तक होता है या फिर नहीं भी होता है, परिमित एपी भी हो सकता है, अपरिमित एपी भी हो सकता है कि नहीं। तो हमको यही एपी बनाना है। तो चूँकि हम लोग को ए दिया हुआ है, मतलब यही वाला चीज़ जो हमको दिया हुआ है, कितना यहाँ पर दिया हुआ है 10, और इसके बीच का जो अंतर है, या फिर इसके बीच का अंतर बोलिए, या फिर इसके अंतर का हमको जो बीच का अंतर है वो हमको दिया हुआ है, कितना 10 दिया हुआ है और हमको इसको बनाना है। देखिए कैसे बना सकते हैं हम लोग, चूँकि A2 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ हम डी पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। चूँकि D1 बोल सकते हैं इसको, पहला यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं। D1 बराबर क्या होता है, पद माइनस ये पहला पद घटा सकते हैं, और यहाँ पर D1 D2 D3 सब हम लोग का क्या है, बराबर रहता है। तो D दिया हुआ है 10, A2 नहीं दिया हुआ है हमको, माइनस A1 हमको दिया हुआ है 10, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा A2 बराबर क्या हो जाएगा, ये -10 इधर चला जाएगा, तो ये 10 के साथ क्या हो जाएगा, ये 10 जुड़ जाएगा, इस मतलब A2 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा। चलिए A2 हमको मिल गया 20। इसी प्रकार से अब हम करेंगे, देखिए ये D2 बराबर क्या होगा, D2 मतलब इसके और इसके बीच में, D2 बराबर हो जाएगा मेरा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो D2 भी मेरा तो 10 ही होगा, D सब में बराबर होता है, और A3 हमको याद करना है, A2 अभी हम लोग निकाले 20। इस हिसाब से A3 क्या हो जाएगा, ये 10, ये -20 है, इसको इस पर लाएंगे तो ये +20 हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पर हमको A3 क्या मिल गया, 20 और 10 30 मिला ना। फिर हम कैसे याद कर सकते हैं, D2 D3 गया, मतलब तीसरा बार हम D चेक कर रहे हैं इसलिए D2, और D का मान D1 D2 D2 सब बराबर होता है, ठीक है, अंतर है। तो D3 कैसे निकालेंगे, मतलब तीसरा बार का अंतर, तो A4 माइनस A3 इसी से निकालेंगे। D तो सबका सेम होता है, और F4 हमको F4 हमको अभी निकालना है, और A3 मेरा अभी निकला 30। इस हिसाब से जो इधर A4 है वो क्या हो जाएगा, ये -30 इधर आ जाएगा, -30 + 30 हो जाएगा इधर। तो इस हिसाब से ये 30 और 10, ये मतलब A4 बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 और 10 40 होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमको एक एपी मिल गया, एपी का कुछ पद हमको मिल गया, मिला कि नहीं मिला। A1 क्या, A1 तो हमको दिया हुआ है 10, A2 क्या निकला 20, A3 क्या निकला 30, A4 क्या निकला 40, निकला कि नहीं निकला। इसी प्रकार से हम इसका और भी निकाल सकते हैं। तो हमको एक एपी मिल गया, इस प्रकार से हम एक एपी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 का 2 नंबर का जो क्वेश्चन है,
वो सब इसी कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे। और जब हम लोग 5.2 में चलेंगे ना, तो इन सब का प्रयोग ऐसा नहीं, एक डायरेक्ट फार्मूला होता है छोटा सा, उसी से हम लोग एपी बना सकते हैं। पर अभी मैं उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि 5.1 का जो बुक है और उसमें पार्ट है उसमें नहीं बताया गया, तो ये विधि भी सीख लेना चाहिए, फिर आगे तो हम अगला विधि सीख भी करेंगे। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन इस विधि से बनेगा। आप लोग 2 नंबर का क्वेश्चन मेरे से पहले भी बना लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इस एपी के पहला पार्ट में। ये पहला पार्ट का 5.1 का टाइप 1 हो गया। दूसरा टाइप से आपको क्या पूछेगा, देखिए दूसरा टाइप में आपको पूछेगा क्या, टाइप 2 आपको पूछना क्या है, आपको एक एपी दिया रहेगा, आपको ना एक एपी जैसे अनुक्रम दिया रहेगा, मतलब एक श्रेणी दिया रहेगा। जैसे कि कोई भी श्रेणी दिया रहेगा, हम ले लेते हैं 3, 10, 17, 24, ऐसे ऐसे ही अपरिमित, मतलब बहुत दूर तक। ठीक है, तो आपको एक एपी दिया रहेगा, एपी है ही नहीं है, एपी के जैसे एक अनुक्रम दिया रहेगा और बोलेगा जांच करो, बोलेगा कि क्या यह एक एपी है कि नहीं है, चेक करना है बोलेगा। तो एपी का व्यापक रूप होता है क्या, एपी का व्यापक रूप होता है आपका ए और होता है डी। क्या आपका अगर डी आपका सब जगह पर सेम आया और आपको ए मिल गया तो समझो कि वो एपी है। ठीक है, तो चलिए हम वही जांच करते हैं। यहाँ पर हमको ए तो मिल जाएगा, 3 मिलेगा ए, तो क्या इसका डी सेम होता है, तो पहले हम यहाँ और यहाँ का बीच में चेक कर लेते हैं अंतर। ठीक है, तो यहाँ का मतलब देखिए, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ऐसे ऐसे करके है। ठीक है, तो यहाँ का अगर डी हम चेक करेंगे, इस जगह का डी, तो क्या होगा, इस पद से इस पद को घटा, मतलब A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक है, चेक करके देखते हैं, तो 10 में से 3 घटाएंगे, ये 10 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ का डी कितना निकल जाएगा, 7 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। फिर जब हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बीच में, मतलब A2 और A3 के बीच का डी निकालेंगे, तो क्या होगा, 17 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ भी हमको 7 मिल रहा है। यहाँ से यहाँ का बीच में जब हम लोग एपी चेक करेंगे तो यहाँ भी 24 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ से भी हमको क्या मिल जाएगा, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी हमको डी बराबर मिल रहा है, यहाँ भी डी बराबर मिल रहा है और यहाँ पर भी डी हमको बराबर मिल रहा है, और कौन सा संख्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि क्या यह एक एपी है, यह एपी है। अगर हमको डी बराबर नहीं मिलता, तो हम क्या बोलते कि यह एक एपी नहीं है। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेता हूँ और उसमें देखते हैं कि यह एपी है कि नहीं है। तो एपी के लिए 2 चीज़ चाहिए, ए और डी। ए तो सब हमको मिल ही जाएगा, ए हमको मिल जाएगा, ये -5, चलो ठीक है। क्या इसका डी सब जगह समान है, यहाँ पर अगर हम लोग डी को चेक करते हैं, मतलब डी ये A1 हुआ, ये A2, A3, A4, 2-3 जगह चेक करेंगे, उतना नहीं। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ के बीच में जब हम चेक करेंगे तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, मतलब ये 5 माइनस -5, मतलब यहाँ पर डी क्या होगा, ये 5 माइनस इंटू ये वाला -5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 5 बराबर, यहाँ पर निकलेगा 10, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब हम डी यहाँ पर चेक करेंगे, इसके और इसके बीच में, इसके बीच में चेक करेंगे, मतलब A3 माइनस A2 होगा ना, A3 मतलब है -5 और -5, इसको जब घटाते हैं तो माइनस का क्या निकल रहा है, 10। तो देखिए यहाँ पर आया प्लस का 10 और यहाँ पर आया माइनस का 10। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यह जो अनुक्रम दिया हुआ है, जो श्रेणी दिया हुआ है, वो क्या नहीं है, एपी नहीं है, एपी नहीं है। समझ में आ गया। चलिए, और आपको कौन सा टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, एक और टाइप का पूछा गया है, उसको भी दिखा देते हैं। और क्या पूछा गया है इसमें, और कुछ पूछा गया है क्या, हाँ, अगर कोई एपी दिया है तो उसको ए और डी निकालना है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब 5.1 का मैं, जो 5.1 है, ये 5.1 है। ठीक है, 5.1 है, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन का जो ABCD है ये मैं बना दूंगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, सेकंड टाइप, 2 नंबर का क्वेश्चन सब फर्स्ट टाइप में जो बता दिए इस विधि से बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, और सेकंड टाइप मतलब में कौन सा सब बनेगा, ये देखिए 3 नंबर में
एपी दिया है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है, मतलब प्रथम पद ए ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। प्रथम पद ए और डी को ज्ञात करना है। कोई भी एपी दिया रहेगा तो ए और डी निकालना आसान होता है, आप सीख गए होंगे, ठीक है। और चौथा में क्या बोल रहा हूँ, एपी है कि नहीं है चेक करना है। चेक कैसे करना है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है, एपी है कि नहीं है चेक कैसे करना है। और चेक करने के बाद ए और डी ज्ञात करना है। चेक कर दो एपी है और ए और डी निकाल देना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। मैं सब क्वेश्चन को तो यहाँ पर नहीं बना दूंगा, ठीक है, आप लोग बनाने सीख जाइएगा, ठीक है। साथ में 4 नंबर का क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन को बना दे रहा हूँ, ठीक। चलिए बनाते हैं। चलिए 5.1 प्रश्न वाली 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न स्थिति में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एक कंडीशन दिया हुआ है और इसमें से हमको एपी बना के देखना है और फिर उसमें ए और डी चेक करना है, फिर हमको पता लगेगा कि ये एपी है कि नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या करता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, उधर बहुत सारा बनाए हैं ना। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जब हम एक गाड़ी में सवारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम रोड में, ये पहला किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर, फिर इधर 1 किलोमीटर, फिर इधर 1 किलोमीटर। तो इसमें जब हम यहाँ पर जब हम चढ़े गाड़ी, तो यहाँ से लेकर के हमको यहाँ तक कितना रुपये लगेंगे। पहला किलोमीटर पर हमको लगेगा 15 रुपये और उसके बाद हम जितना आगे किलोमीटर जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक के ही हमको लगेगा 15 रुपया। फिर अगर इससे आगे 1 किलोमीटर और जाएंगे तो इसमें 15 रुपया, 8 रुपया अधिक लगेगा, ठीक है। ये तो लगेगा ही, ये आपको लगेगा ही, इसके साथ 8 रुपया अधिक लगेगा। फिर यहाँ से जितना लेगा, यहाँ भी 8 रुपया अधिक लगेगा, यहाँ भी 8 रुपया आपको अधिक लगेगा। यही क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो ये क्या, इसमें से हम एक एपी बना सकते हैं। एपी बना सकते हैं कि नहीं, देखिए तो देखिए पहले बार में हमको क्या मिल रहा है, पहले हमको ले रहा है 15 रुपया का भाड़ा ले रहा है, लेना यहाँ 15 रुपया का भाड़ा। फिर यहाँ से यहाँ जब हम पार कर जाएंगे तो ये 15 रुपया तो लेगा ही लेगा, साथ में हमको क्या 8 रुपया देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से 15 और 8 कितना होता है, 20, 3, 23, इतना रुपया हो जाएगा। तो इस जगह पर हमको कितना, दूसरा किलोमीटर में प्रवेश करने पर हमको 23 रुपया लगेगा। फिर यहाँ पर जब जाएंगे ये 23 रुपया लगेगा और उसके साथ में 8 रुपया और लगेगा, मतलब कि 8 3 11, हाथ में 1 2 और 3, अभी लगेगा हमको 31 रुपया। फिर हम जब दूसरा किलोमीटर में प्रवेश करेंगे तो फिर वहाँ पर 8 रुपया अधिक लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 8 के 9 और 3, ये 39 रुपया। तो क्या यह एक एपी है, क्या हम बोल सकते हैं क्या यह एक एपी है। तो एपी तो अनुक्रम है, ये एपी है कि नहीं ये हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ए मिलता है 15 रुपये। अब डी चेक करते हैं सब जगह समान होता है कि नहीं। क्या हम यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ हम D1 चेक करेंगे, क्योंकि A2 माइनस A1 मैं यहाँ पर ऊपर में ही लिख दूँगा, A1 A2 A3 A4, ठीक है। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, समझ जाते हैं आप लोग। ये सब डी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब तो होता ही है। A2 माइनस A1 मतलब 23 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, ये 13 में से 5 घटेगा तो 5 9 10 11 12 13 5 6 8, ठीक है। फिर इधर करते तो अच्छा होता है ना, अच्छा कोई बात नहीं। फिर यहाँ से यहाँ हो गया, फिर हम इसको चेक करते हैं, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 31, A2 कितना है 23, इसमें चेक करते हैं तो कितना आता है, 11 में से 3 गया 8 हुआ, 2 बचा। तो चलिए यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 आ गया। और फिर एक बार हम करते हैं A4 माइनस A3, तो A4 है 39 और A3 है 31, इसको घटा कर देखते हैं, 9 में से 1 घटाएं तो 8 और 3 में से 3 गया तो 0, तो यहाँ भी 8। इसका मतलब हम लोग का जो डी है वो प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि पहला कंडीशन का दिया हुआ है, ये वाला कंडीशन यह एक एपी
है। क्यों है? क्योंकि इसका प्रत्येक बार में जब हम भाड़ा चेक कर रहे हैं तो समान समय अंतराल में एक जो वो भाड़ा ले रहा है वो समान है। प्रत्येक किलोमीटर में वो 8 रुपये अतिरिक्त किराया ले रहा है और पहली बार में 15 रुपया नियत किराया ले रहा है। इस हिसाब से यह क्या है? एक एपी है। ठीक है। अब बी नंबर क्या बोल रहा है कि किसी बैलन सिलेंडर में विद्यमान हवा की मात्रा जब वायु निकालने वाला पंप द्वारा प्रत्येक बार बैलन की शेष हवा का 1/4 भाग ही बाहर निकलता है। इस क्वेश्चन का बढ़िया से पढ़िए, समझाऊंगा मैं। किसी बेलन में विद्यमान हवा की मात्रा, कोई बेलन है उसमें हवा है, ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, कोई हवा निकालने वाला उसमें पंप डाला हुआ है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकलता है। वायु निकालने वाला पंप, कोई पंप डाला हुआ है, वो जब भी हवा को निकालता है तो वहाँ पर मौजूद हवा का 1/4 भाग हवा को निकाल देता है। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, कोई बेलन है, ठीक है, बेलन आकार टंकी है या फिर जो भी है जिसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है, इसमें हवा भरा, लेकिन कितना हम लीटर हवा भरा हुआ है हमको नहीं पता। हम मान लेते हैं चलिए x लीटर वहाँ पर गैस भरा हुआ है, ठीक है, हवा भरा हुआ है। अब प्रत्येक बार यहाँ से क्या किया जाता है, इसमें से पंप के द्वारा इसमें ऐसे करके निकाला जाता है गैस को पाइप के द्वारा, ठीक है। तो इसका जब खोला जाता है, जितना ही समय के लिए खोला जाता है, तो क्या निकलता है? प्रत्येक बार जब पहले देखिए, प्रथम स्थिति में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ से स्थिति स्टेप 1, प्रथम स्थिति में जब हवा को निकाल रहे हैं तब कितना टोटल हवा का जो हम लोग का x है में से x का 1/4 भाग निकल जाता है, ठीक है। कितना भाग निकल जाता है? 1/4 भाग निकल जाता है। इतना भाग निकल जाता है तो शेष हवा कितना बचता है? और शेष हवा कितना बचेगा? तो इसको हम करेंगे x माइनस x/4, भिन्न जी घटाओ, जब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x/4, ये शेष बचेगा, ठीक है। अब हम सेकेंड स्थिति, ठीक है, सेकेंड स्थिति में जब हम लोग हवा को निकालेंगे और एक बार जब हवा को खोलेंगे तब भी क्या निकला? जितना हवा वहाँ पर बचा, यही नहीं बचा, तो 3x/4 में से जो 3x/4 है इसका 1/4 भाग हवा निकल जाएगा, तो शेष हवा कितना बचेगा? अभी तो शेष हवा 3x, यही ना शेष था, 3x/4 में से घट जाएगा ये 3x/16। इसको घटा कर देखते हैं, 4 चौके 16, 4 तिया 12x माइनस 3x बराबर 8 9 10 9 10 11 12 9x/16, मैंने 2 अट्ठे नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, चलिए काट दिए थे हम 2 से, तो ये क्या हो जाएगा? ये 9x/16 इतना बचेगा। पहला स्थिति में जब 1/4 भाग निकल गया तो 3x/4 बचा। दूसरा स्थिति में जब हवा निकल गया तो कितना बचा? 9x/16, इतना हवा उसमें बच गया। फिर अगर उसको निकालेंगे और एक स्थिति में एक बार और करते हैं, थर्ड, इतना बार में निकालेंगे तो टोटल हवा कितना है मेरा? टोटल हवा है 9x/16 लीटर, तो बचेगा कितना? लेकिन निकलेगा तब ना, तो निकलेगा जितना है उसका 1/4 भाग निकलेगा, ठीक है। तो बचेगा कितना? ये 9x/16 माइनस ये 9x/16 चौके 64, इसको घटा के देखते हैं कितना बच रहा है, 9। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 10 11 12 13 14 15 16 4 5 6 7, और यहाँ पर है 2/64, कटेगा क्या? तो नंबर प्रत्येक बार जब हम हवा को निकाल रहे हैं तो प्रत्येक स्थिति में, पहले स्थिति में मेरा कितना बचा? पहले तो मेरा है कितना? x था, फिर बाद में कितना बचा? 3x/4 बचा, फिर और 1/4 निकाले तो कितना बचा? 9x/16 बचा, फिर इसका 1/4 भाग निकाल दिए तो 27x/64 बटा। अब ये सही है, मतलब क्या इस स्थिति को हम एक एपी के रूप में दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं? चलिए हम चेक करते हैं। ए और डी हमको मिलेगा तो हम बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म तो वही होता है, ए और डी, इसका चेक करके देखते हैं। चलिए, पहले मेरा क्या था?
हवा वहाँ पर x बचा था। फिर जब हम x का 1/4 भाग निकाल दिए, x का 1/4 भाग निकाल दिए तो कितना बचा, ये 3x/4 बचा। क्या बचा, 3x/4 बचा। फिर 3x/4 का 1/4 भाग निकाल दिए तो कितना बचा, 9x/16 बचा। तो बचा 9x/16 बचा। फिर 9x/16 का जब 4 भाग निकाल दिए तो कितना 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 कितना, ये 27/64 आया। कितना आया, 27x/64। ऐसे ऐसे करके हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यह एक अनुक्रम है, एपी है कि नहीं, अभी हम चेक करते हैं। तो ए हमको मिलता है क्या, x। क्या डी प्रत्येक स्थिति में समान है, हमको डी चाहिए। डी समान होगा तभी हम ए पी है बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते हैं। तो डी चेक करते हैं। आपको पता है ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो डी हम चेक करेंगे पहले इस दोनों के बीच में, मतलब A2 माइनस A1 मतलब 3x/4 माइनस x। यहाँ पर चेक कर लेते हैं पहले, तो ये होगा 4 मतलब 3x माइनस 1/4, ये 4x, तो होगा माइनस का x/4। पहली स्थिति में हमको ये मिल गया, कोई बात नहीं। अब हम दूसरा स्थिति में चेक करते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, 9x/16 माइनस 3x/4। इसमें चेक करके देखते हैं। तो ये हो रहा है मेरा 16, ये होगा 9x माइनस 4 चौके 16, तो 4 तिया 12, घटाए तो कितना होगा x। 9x में 12 से घटाएंगे, बड़ा का चिन्ह पता लगेगा, यहाँ पर 9 10 11 12, ये 3x/16। तो देखिए यहाँ पर जो d निकला और यहाँ पर जो d निकला, क्या यह बराबर है, यहाँ पर x/4 निकला और यहाँ पर माइनस 3x/16 निकला। अच्छा 3x ही होगा ना, 9 10 11 12, हाँ 3x ही होगा। तो यहाँ पर हमको d जो है ना वो बराबर नहीं मिल रहा है। प्रत्येक स्थिति में जब हम लोग डी चेक कर रहे हैं, प्रत्येक स्थिति में जब हम डी चेक कर रहे हैं तो क्या नहीं हो रहा है, हम लोग को बराबर डी में नहीं मिल रहा है। इसके कारण से हम बोल सकते हैं कि यह जो अनुक्रम दिया गया है यह एक एपी नहीं है। यह एक अनुक्रम है बट यह एक क्या नहीं है, एपी नहीं है। अनुक्रम और एपी, अनुक्रम मतलब सजाया हुआ एक श्रृंखला है, बट ये एक एपी नहीं बोल सकते उसको। चलिए अब सी नंबर क्या बोलते हैं देखते हैं। सी में कहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रत्येक मीटर खुदाई करने के बाद, क्या बोले, खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 और प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपये बढ़ती है। ये गाड़ी वाला क्वेश्चन का जैसा ही है। यहाँ पर कुआं का खुदाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुआं का खुदाई हो रहा है और चलिए हम मान लेते हैं यही मीटर है, कुआं का खुदाई हो रहा है और प्रत्येक मीटर की खुदाई में पहले बोले कि प्रथम मीटर की खुदाई पर उसको 150 रुपये। यहाँ पर जब हम 1 मीटर गड्ढा खोद दिए इतना दूर तक, तब यहाँ पर इतना गड्ढा में हमको कितना मिल रहा है, 150 रुपया मिला। और उसके बाद जितना भी इतना गड्ढा फिर 1 मीटर जब बढ़ेंगे तो प्रत्येक मीटर बढ़ने पर हमको सिर्फ 50 रुपये ज़्यादा मिलेगा। मतलब यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर अगर 50 रुपये यहाँ से लेकर फिर जब हमें यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये 150 प्लस 50 मिलेगा। मतलब हमको मिलेगा कितना, 200 रुपये मिलेगा। फिर यहाँ से जब हम फिर यहाँ तक पहुँच जाएंगे, 1 मीटर और आगे बढ़ जाएंगे तो यही 200 प्लस 50 मतलब 250 रुपये मिल जाएगा। तो इसको देख करके हमको लग रहा है ये एपी है। तो प्रत्येक स्थिति में हमको क्या मिल रहा है देखते हैं, एक एपी अनुक्रम बना करके फिर चेक करते हैं एपी बन रहा है कि नहीं। तो पहले स्थिति में क्या 150 रुपये मिल रहा है, दूसरा स्थिति में क्या हमको 200 रुपये मिल रहा है, तीसरा स्थिति में क्या मिल रहा है 250 रुपये मिल रहा है और यहाँ पर हमको ए मिलता है 150 रुपये। और डी चेक करते हैं तो डी जब हम यहाँ से चेक करेंगे A1 A2 A3 ये सब समझाने के लिए लिख भी सकते हैं बराबर 150, A2 बराबर 200, A3 बराबर 250 ऐसे लिख भी सकते हैं। तो डी चेक करेंगे तो डी हम चेक करेंगे इस प्रकार से, A2 माइनस A1 बराबर 200 माइनस 150 बराबर ये 50, इस स्थिति में 50 आया। फिर A3 माइनस A2 चेक करेंगे, मतलब A3 मतलब 250 माइनस 200, तो यहाँ पर भी हमको मिल गया 50। तो डी यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में डी क्या है, बराबर है। प्रत्येक स्थिति में डी बराबर है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यह एक क्या है, एपी है। ठीक है, चलिए अब जैसे डी नंबर पर आते हैं। डी नंबर में आ रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। आप लोग साधारण ब्याज
और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्लास 8 का क्लास 8 में 8 क्लास में आप लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़े हैं। कौन सा पार्ट में? पार्ट का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं कौन सा पार्ट में आप लोग पढ़े हैं। यह है राशियों की तुलना। हाँ, राशियों की तुलना। राशियों की तुलना पार्ट में आप लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बढ़िया तरीक़ा से पढ़े हैं। यदि बढ़िया तरीक़ा से पढ़े तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आएगा आपको। जिसमें से चक्रवृद्धि मिश्र धन जो निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 इंटू पावर समय। यह होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का समय। आप लोग उसमें बढ़िया से पढ़े होंगे तो ठीक है, मैं इसको डिटेल से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अब जान लीजिए कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 का पावर समय। और यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, देखिए खाते में प्रत्येक वर्ष समय यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इतना रुपये का राशि है 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होता है, लेकिन हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि मिश्र धन का ही निकालना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं मतलब क्या लेना है। पहले समय को 1 लेना है, दूसरे समय को 2 लेना है, तीसरे समय को 3 लेना है, चौथे समय को मतलब पहला वर्ष में 1, पहला वर्ष में दूसरा वर्ष को 2 लिखना है, तीसरा वर्ष को समय इसका बढ़ते जा रहा है ना। तो ठीक है, पहला कंडीशन हम लोग निकालते हैं। पहला साल क्या होगा? चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये मूलधन, आपको पता मूलधन कौन है? मूलधन यहाँ पर होने से है क्या, कौन? तो देखिए यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है, ये जो राशि वहाँ पर दिया रहता है वही ये मूलधन। पी दिया है हम लोग को, या फिर मूलधन बोलते हैं तो मूलधन ही लिख लेते हैं। मूलधन मेरे को दिया हुआ है 10,000, यह है। दर दिया है 8%। अब बोलिए समय कितना दिया हुआ है, तो समय को तो हमको लेना है पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। ठीक है, तो हम पहले साल में बना लेते हैं, अभी पहला साल में बनाते हैं। तो पहला साल में क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला में हम लोग अभी बैठाते हैं। पहला साल में मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होगी क्या? मूलधन इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 का पावर T। मूलधन को P बोलते हैं, दर को R बोलते हैं, समय को T बोलते हैं। बैठाते हैं इसमें, P है 10,000 इंटू 1 प्लस दर है कितना 8 बट्टा 100। ये पहला साल का है, पहला साल में हम लोग निकालेंगे तो बनाने आप लोग को आता है कैलकुलेट करने। ये 10,000 हो गया इंटू 4 दूना 8 और 25 चौके 125 का 25 और ये 26 बट्टा 25, फिर 25 का 25 एक है पावर मतलब हो गया। और 25 चौके 100 मतलब ये 400 क्या आया यहाँ पर 400 गुना ये 26, इसको गुना करेंगे तो 4 6 24 हाथ में 2, 4 दूना 8 2 10 और ये 0। पहला साल का हम लोग का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना हुआ 10,400 रुपया। दूसरा वर्ष का चेक करते हैं, डिटेल से बता दे रहा हूँ, आप शॉर्ट विधि से भी सबको बनाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है जितना गहराई से समझिएगा उतना ही दिन तक याद भी रहता है। छोटे समय में आप लोग छोटा चीज़ याद रखेंगे तो छोटा सा चीज़ है, छोटा चीज़ जल्दी खोता भी है, बड़ा सा चीज़ हम लोग को जल्दी खोता नहीं है। हम जितना डिटेल से जा करके पढ़ेंगे वो हमें उतना ही ज़्यादा याद भी रहेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मेरा पहला साल का हो गया। अब दूसरा साल का देखते हैं। दूसरा साल क्या होता है, खेल खेल में बनाते हैं इसको। दूसरा साल वही मिश्र धन बराबर क्या होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। इसमें बैठाते हैं 1 2 3 10,000 1 प्लस 8 बट्टा 100, लेकिन अभी समय 2 हो जाएगा। दूसरा साल का है तो ये क्या हो जाएगा, ये 10,000 गुना 8, ये हो गया 2 4 दूना 8 और 4 दूना 25 चौके 100। ठीक है, 25 का 25, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मेरा, देखिए यहाँ पर 25 का 25 26 27 होता है, यहाँ पर 27 होता है तो कोई बात नहीं। 7 चौके ये 28 हो जाता है,
7 दूना 14, 15 16 हो जाता, इतना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 25 का 25, 26 27, ये भी यहाँ भी वही 27/25 ही होगा, लेकिन पावर होगा 2। कहने का मतलब है 1 2 3 4 इकाई दाएं से 10,000, इकाई दाएं से 10,000 हो गया का। ये 27/25 को पावर 2 है, मतलब 2 बार लिखना है। 27/25 गुना 27/25, तो 25 का 25, 25 चौके 100, 3 ठो बचा, मैंने 16 बार में होगा 400, 25 16 400। अब 16 और 27 को गुना करेंगे तो जाहिर है कि इतना आएगा नहीं। 16 को और 27 को, अब इसको गुना करते हैं, कितना आता है, 16 27 को गुना करते हैं तो 7 42 को 2 हाथ में 4, 7 का 7 8 9 10 11 गुना 16 दूना 32, 2 2 और 1 3 3 और 1 4, इतना आ रहा है। देखिए 16 गुना 27 और इसको एक और 27 से गुना करना है। यहाँ पर क्या क्या बचा है, इतना गजपेटे हो गया मेरा। यहाँ पर 16 बचा, 27 बचा और 27 बचा। हम इधर बनाते हैं, छोड़िए क्या बचा। पहले बार में कितना आया ये था पता है, पहले बार में इतना आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा बार का हम लोग यहाँ पर गजपेटे कर दिए, इसलिए बना कर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये 16 गुना 27 गुना और एक बार 27, 16 27 को अभी गुना किए तो आया कितना, 11। ठीक है, इतना आया। अभी कितना आया, ये 11 5 1 4। चलो ये दूसरा साल का है। ठीक है, ये सेकंड साल का है। एक और हम थर्ड साल का। चलो मैंने इसको हल कर लिया था। 16 27 27 27 को अगर गुना किया तो मेरा इकाई दाएं से 10,000 10,000 लाख 1,14,928 है, और उसमें 25 के नीचे जब इसको भाग दिया गया तो इतना आया। तो थर्ड तीसरा साल में मेरे को क्या मिश्रधन मिल गया, इतना मिल गया। पहले साल में हमको कितना मिला था, ये 16 800। दूसरे साल में कितना मिला, दूसरे साल में मिला 11 1 4, और तीसरे साल में क्या मिला 12 5 9 7.12, इस तरह से मिला। तो ये तो हमको मिलेगा डी। चेक करते हैं इसको और इसके बीच में, तो इसमें चेक करते हैं डी 11 5 1 4, 11,000, ये 16,000, और इधर में है ये 2 है ना, और ये 1 है। ये 2 ये 1 को हम लोग घटाएंगे। ये 1 है कितना, 0 0 8 16। तो देखिए ये छोटा और ये बड़ा हो रहा है, तो इधर से इधर घटाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, ठीक है, 6 में से 1 गया तो 5, माइनस का इतना आया। ये पहला डी। हम डी अभी इसके और इसके बीच में चेक करते हैं, इसके बीच में, मतलब A3 माइनस A2, इसको घटाते हैं तो A3 क्या है, ये 12 5 9 7.12, और ये क्या है A2, ये है 4 कुछ नहीं है उधर, 1 5 1 1, यही है। इसको घटाते हैं तो ये तो 12 है। ठीक है, 1 और ये 4 3 7, 10 में से 1 9 में से 1 गया तो 8, ये 0 2 में से 1 गया तो 1। तो देखिए इसमें आया कितना, 1083.12, और इसमें 5,200, इसमें तो 1,000 आ रहा है, और ये दशमलव में भी है। इसका मतलब डी जो है हम लोग को बराबर, डी का स्थिति प्रत्येक बार हमको बराबर नहीं मिल रहा है, इसलिए यह जो अनुक्रम है वो AP नहीं है। ठीक है, यह AP नहीं है। अब लगेगा कि सर इतना बड़ा बनाना पड़ेगा क्या, नहीं भी बना सकते हैं, जानने के लिए बना भी सकते हैं। ठीक है, चलिए।